आज का मेरा टॉपिक चैप्टर नंबर 12 में कैपेसिटर से रिलेटेड है। कैपेसिटर की मैं आपसे बात करूंगा। अब कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर के जितने भी बेसिक एमसीक्यूज है सारे एमसीक्यूज को मैं डील करना सिखाऊंगा आपको। फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू में आपसे कहा अ डिवाइस यूज टू स्टोर चार्ज। ऐसी डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो बड़ा ही सिंपल एमसीक्यू हो गया आपके लिए। तो इसका जवाब तो आपके पास सिंपल क्या है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर होती है एक ऐसी डिवाइस है जो चार्जेस को स्टोर करती है। कैपेसिटर की अगर बेसिक सी मैं डायग्राम आपके सामने बना दूं तो आपको बात और ज्यादा मेरी क्लियर हो जाएगी और आगे एमसीक्यूज में भी आपको हेल्प करेगा। होता क्या, आपके पास दो प्लेट्स होती हैं। इस तरीके से मैं ये दो प्लेट बना रहा हूँ आपके सामने। इन दो प्लेट्स में से बेटा आप इसको कनेक्ट करते हो किसी बैटरी की मदद से। मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, एक को कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल से, एक को मैंने कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल से। बेटा जिस वाले को कनेक्ट करोगे पॉजिटिव से उसके पास चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और जिसको आप कनेक्ट करोगे नेगेटिव से उसके पास चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो ऐसी डिवाइस जो चार्जेस को स्टोर करे उसको आप बोलते हो कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर किस किस चीज पे डिपेंड करता है। आप तमाम लोगों ने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो कैपेसिटेंस का यहाँ पे नजर आ रहा है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। कैपेसिटेंस किस किस बात पे डिपेंड कर रही है। बेटा कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है एरिया पे। जितना ज्यादा प्लेट का एरिया होगा, ये जो प्लेट नजर आ रही है ना, प्लेट अगर मैं अलग से ही बना के दिखाऊं, ये प्लेट, ये जो प्लेट का एरिया है, ये एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस होगी। इन दो प्लेट्स के दरम्यान का बेटा जो डिस्टेंस होता है, इन दो प्लेट्स के दरम्यान के डिस्टेंस को आप लिखते हैं डी से। कैपेसिटेंस जो नजर आ रही है, ये कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही है मेरे पास डी पे, यानी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब देखो एमसीक्यू नंबर 2 में कहा हुआ है ना, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड अपॉन। एरिया पे भी डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। तीसरा जो ऑप्शन लिखा हुआ वो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स। यानी आप इसके दरमियान में बेटा डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करते हो। इसके दरमियान में आप कोई मीडियम प्लेस करते हो, वो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जिसको आमतौर पे आप बोलते हो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया जिसको आप इंसुलेटिंग मटेरियल बोल रहे हो, तो आपकी जो कैपेसिटेंस है बेटा तीनों बातों पे डिपेंड कर रही है। तो एमसीक्यू नंबर 2 का जो जवाब होगा, अगर एमसीक्यू नंबर 2 का आपको जवाब निकालने को बोला जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास एमसीक्यू नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। कैपेसिटेंस इन तीनों बातों पे डिपेंड कर रही है। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। इफ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस विल डैश। तो अभी अभी बताया, ऊपर एमसीक्यू में ही बता दिया कि भाई इंसुलेटिंग मटेरियल, ये इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब ही क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करोगे तो उस सूरत में भी जो आपकी कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ेगी, यानी इंक्रीज होगी। तो बेटा करेक्ट जवाब इसका भी हो जाएगा इंक्रीजेस, यानी इस कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। तो ये इसका करेक्ट जवाब है। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे कहा थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी डैश। आपने तीन कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया, ये रहा पहला कैपेसिटर, ये रहा दूसरा कैपेसिटर और ये रहा मेरे पास तीसरा कैपेसिटर। आपने बेटा तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया। कैपेसिटेंस का पैरेलल का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब आप देखो आपको तीनों की वैल्यूज नजर आ रही है, तीनों की वैल्यू 2 है, तो आपने फॉर्मूला लगाया है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तीनों की जगह हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2, तीनों को प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 6 माइक्रोफेराड। यानी इसकी जो कैपेसिटेंस होगी बेटा वो कैपेसिटेंस होगी 6 माइक्रोफेराड। यानी करेक्ट जवाब जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद आते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ, एमसीक्यू नंबर 5। इसमें कहा आपसे थ्री कैपेसिटेंस ऑफ 3 माइक्रोफेराड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज। बेटा अब उसने आपसे सीरीज में कनेक्ट करने को कहा, तो सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपके पास फॉर्मूला है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मैं डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ आपको। कैपेसिटर्स आपने इस तरीके से कनेक्ट किए, एक दो तीन, ये तीन कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया, ये सीरीज में कनेक्ट हुए हुए। अच्छा, अब तीन कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने के बाद मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। वो है मेरे पास सेम कैपेसिटर्स की, आप लोगों को पता तो होना चाहिए, मैं फिर भी बता देता हूँ, कुछ लोगों ने हो सकता है ना पढ़ा हो, कुछ लोगों ने पढ़ा हो। सेम कैपेसिटर्स के दो फॉर्मूले हैं बेटा मेरे पास। सेम कैपेसिटर्स, एक मिनट इसको सेंटर में करके लिखते हैं। अगर एक जैसे कैपेसिटर्स लगे हुए हों, सेम कैपेसिटर्स, अच्छा अब दो तरीकों से लगे हुए होते हैं, या तो सीरीज में लगे होते हैं या पैरेलल में लगे होते हैं। सीरीज, पैरेलल।
अगर बेटा आपके दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हो तो इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्मूला C इज इक्वल टू C डैश अपॉन N। ये फॉर्मूला है बेटा मेरे पास सीरीज के लिए, और पैरेलल के लिए फॉर्मूला है C इज इक्वल टू N C डैश। अब फॉर्मूला तो अजीब से लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसको इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। मैं ऊपर MCQ में ही करना सिखा देता हूँ। देखो जैसे वो आपसे बात कर रहे हैं ना, पैरेलल की बात कर रहा था, पैरेलल के लिए देखो सेम कैपेसिटर्स हैं, क्योंकि उसने कहा ना थ्री कैपेसिटर, थ्री कैपेसिटर्स का मतलब ये कैपेसिटर्स कैसे हो गए, सेम हो गए। तो मैंने लिख भी दिया बेटा, ये होगा मेरे पास कैपेसिटर यानी सेम कैपेसिटर। अब पैरेलल में सेम कैपेसिटर, ये देखो सेम कैपेसिटर में आए, सेम कैपेसिटर से पैरेलल में आए, तो फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है, फॉर्मूला नजर आ रहा है C इज इक्वल टू एन सी डैश। तो मैंने इस फॉर्मूले को लिखना चाहा, C इज इक्वल टू एन सी डैश। एन का मतलब होता है कितने लगे हुए हैं, तो आप बोलेंगे सर तीन लगे हुए हैं। बेटा हर C डैश का मतलब हर एक की कैपेसिटेंस, तो मुझे बताओ हर एक की कैपेसिटेंस कितनी है। आप बोलेंगे सर वो दे तो रहा है हर एक की कैपेसिटेंस 2 है, तो C डैश की वैल्यू 2 मिल गई। आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ जाएगा 6। आप देख लो, आपने भी सॉल्व करके आंसर निकाला हुआ है 6, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास। इसी तरीके से अब देखो यहाँ पे वो आपसे किसकी बात कर रहा है, सर फिर दोबारा थ्री कैपेसिटर, थ्री कैपेसिटर का मतलब तीनों कैपेसिटर एक जैसे हैं, तो आपने फॉर्मूला लगाया सेम कैपेसिटर्स का। सेम कैपेसिटर्स, चूंकि वो सीरीज की बात कर रहा है, तो बेटा सीरीज वाला फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, सर सीरीज वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है C इज इक्वल टू C डैश अपॉन N। बेटा कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो आप बोलेंगे सर तीन लगे हुए हैं। हर एक की कैपेसिटेंस कितनी है, तो आप बोलेंगे सर ये देखिए ना, हर एक की कैपेसिटेंस है 3, तो ऊपर भी 3 आ जाएगा, नीचे भी 3 आ जाएगा, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 1, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 माइक्रोफेराड। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो ये बड़े वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, आप चाहो तो ये शॉर्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। लेकिन ख्याल इस बात का रखना है कि जब आप सॉल्व करोगे तो सेम कैपेसिटर्स होंगे तो ही आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगले एमसीक्यू पे आगे आते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है, व्हेन एन इंसुलेटर यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। वो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है उसके बारे में होता क्या है, तो वो बेटा पोलराइज हो जाता है। अब ये पोलराइज होना क्या होता है, तो आगे इसका एमसीक्यू आएगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक ही साथ आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम के एमसीक्यू जब आएंगे ना, उसी वक्त मैं आपको सिखा दूंगा। तो अभी तो मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ कि पोलराइज होता क्या है। पोलराइज मैं आपको सिखाऊंगा इसी लेक्चर के अंदर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके मिलेगा। एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा था, एमसीक्यू नंबर 7 में कह रहा था ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द करंट इन द इलेक्ट्रोलाइट इज मेंटेन बाय द फ्लो ऑफ। तो बेटा आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जो करंट होता है वो किसकी वजह से होता है, तो आप बोलेंगे सर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन, क्योंकि दोनों तरह के आइंस प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट सॉल्यूशन का करते थे, आप इस तरीके से पढ़ते थे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, इस तरीके से सॉल्यूशन आप बनाते थे। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कि वाटर में जिसको बनाया जाए, जैसे आपने पढ़ा होगा ना सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आते थे, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आते थे, तो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर बेटा बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की वजह से वो करंट आपका फ्लो होता है। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 में आपसे कहा इन एन एक्सटर्नल सर्किट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो बेटा ये तो चैप्टर नंबर 13 में भी आपने बहुत डेप्थ से पढ़ा है, कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। पता नहीं आपको याद है या नहीं याद, मुझे फिर दोबारा बताना पड़ेगा। करंट की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट और एक कहलाता है कन्वेंशनल करंट। याद है इलेक्ट्रॉनिक करंट कहाँ से कहाँ होता था, आप बोलेंगे यस सर इलेक्ट्रॉनिक करंट होता था अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करे तो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता था, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करे तो वो होता था कन्वेंशनल करंट। अब उसने आपसे बोला है बेटा कन्वेंशनल करंट का, तो मुझे सोच के जवाब दो कन्वेंशनल करंट कहाँ से कहाँ होगा, तो आप बोलेंगे सर कन्वेंशनल करंट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर C, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 9 में आपसे क्या कहा, 1 माइक्रोकूलम पर मेगा वोल्ट इज कॉल्ड डैश। इंतहाई इंपॉर्टेंट और अजीब सा न्यूमेरिकल, अजीब सा एमसीक्यू। अब इस एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो इसका फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला किस चीज का बन रहा है, तो देखो ये आपको नजर आ रहा है, आप अब इसके यूनिट्स पहचानो जरा। मुझे बताओ पहले तो इस बात को देखो, कूलम, कूलम किस चीज का यूनिट होता है, आप बोलेंगे सर कूलम यूनिट होता है मेरे पास चार्ज का। बेटा चार्ज को आप लिखते हो क्यू से, यही काम करते हो ना। चार्ज को अगर मैं बोलूं चार्ज को किससे लिखोगे, चार्ज को लिखते हो क्यू से। बेटा पर का मतलब होता है डिवाइड कर दो। वोल्ट किसका यूनिट है, आप बोलेंगे सर वोल्ट यूनिट होता है वोल्टेज का।
यानी आपने पहले यूनिट से क्वांटिटीज को पहचाना। आप क्वांटिटीज को पहचान रहे हो, एक नजर आ रहा है कूलम, एक नजर आ रहा है वोल्ट, कूलम यूनिट है चार्ज का, वोल्ट यूनिट है वोल्टेज का, वोल्टेज को आपने लिखा नीचे वी से। तो बेटा Q अपॉन वी बराबर होता है C के। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, अगर मैं फॉर्मूला आपको रिकॉल कराऊं, Q इज इक्वल टू सी वी, और V को लाके अगर डिवाइड कर दोगे तो Q अपॉन वी इज इक्वल टू C। अब ये C क्या है, तो आपको याद आना चाहिए बेटा, ये C होती थी मेरे पास कैपेसिटेंस। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन रहा है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बन रहा है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है चार्ज अपॉन वोल्टेज। अब इसको चलो मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे करके लिख देता हूँ ताकि एक ही जगह पे सारी चीजें आ जाएं। C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये C कहला रही है मेरे पास कैपेसिटेंस। अब उसने आपको क्या क्या दिया, अब इस बात को भी जरा देखना पड़ेगा आपको। उसने क्या कहा आपसे, 1 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम का मतलब क्या है, ये देखो, 1 माइक्रो कूलम। अच्छा जी सर, 1 माइक्रो कूलम आपने लिख लिया, 1 माइक्रो कूलम। नीचे लिखा हुआ है पर का मतलब डिवाइड हो गया, और नीचे लिखा हुआ है 1 मेगा वोल्ट। बेटा 1 मेगा वोल्ट आपने इस तरीके से लिखा, 1 माइक्रो कूलम, 1 मेगा वोल्ट। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। बेटा ये जो माइक्रो नजर आ रहा है, आपको लिखा हुआ माइक्रो नजर आ रहा है, ये माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। मैंने इस तरीके से लिखा 10 की पावर -6, डिवाइड में आया, कूलम अच्छा बराबर में अपनी जगह पे लिखा हुआ है। जबकि नीचे ये m नजर आ रहा है, तो ये m कहलाता है मेगा, और मेगा का मतलब होता है 10 की पावर +6। और नीचे वोल्ट नजर आ रहा है तो मैंने वोल्ट को लिख दिया। आप बोलेंगे चलें सर सही है, ये तो आपने बिल्कुल सही किया कि ऊपर माइक्रो की जगह -6 आ गया, नीचे मेगा की जगह +6 आ गया। अब देखो कूलम पर वोल्ट किसके बराबर है, जरा यूनिट पहचानते हैं। देखो चार्ज का यूनिट है कूलम, ये क्यू नजर आ रहा है चार्ज, चार्ज का यूनिट है कूलम। नीचे नजर आ रहा है वोल्ट, वोल्ट का यूनिट है वोल्टेज। और लेफ्ट साइड पे सी नजर आ रही है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फेराड। यानी फेराड एफ बराबर होता है कूलम पर वोल्ट के। अभी छोटी छोटी सी बातें आपको याद करने पड़ेंगी। एफ का मतलब है फेराड, सी का मतलब है कूलम, वी का मतलब है वोल्ट। यानी कूलम पर वोल्ट, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपके सामने, कूलम पर वोल्ट बेटा बराबर किसके है, फेराड के बराबर है। यानी ये जो नजर आ रहा है कूलम पर वोल्ट, इस कूलम पर वोल्ट की जगह पे तो कौन आ जाएगा, इस कूलम पर वोल्ट की जगह पे आ जाएगा फेराड। जबकि 10 की पावर, बेटा ये ऊपर नीचे वाला जो नजर आ रहा है 10 की पावर 6, जब ये नीचे से ऊपर आएगा तो ये भी बन जाएगा 10 की पावर -6। भाई नीचे वाला 10 की पावर 6 जब ऊपर आएगा तो बन जाएगा 10 की पावर -6। एक -6 पहले से लिखा हुआ था, एक और -6 आप लेकर आ गए। अब देखो दो -6 नजर आ रहे हैं, -6 आप बोलेंगे सर दो चीजों की जब भी बेसिस सेम होती है तो पावर्स को हम आपस में क्या कर देते हैं, पावर्स को कर देते हैं ऐड। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल -12 फेराड। अब ऐसा तो ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे जरूर नजर आ रहा है। बेटा 10 की पावर -12 जो नजर आ रहा है, ये 10 की पावर -12 बराबर होता है पीको के, PICO, और पीको को लिखते हो बेटा पी से, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 PF। 1 PF का मतलब 1 पिको फैराड। तो ये इसका आंसर हुआ। करेक्ट जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने आपको कहा बेटा इंतहाई अजीब सा एमसीक्यू था, अजीब सा एमसीक्यू स्टार्टिंग में बता दिया, एक दफा दोबारा रिकॉल करूंगा ताकि मेरी बातें आपको फिर समझ में आ जाओ, फिर यहाँ से फिर आगे प्रोसीड करेंगे। उसने क्या कहा था एमसीक्यू में, 1 माइक्रोकूलम। तो आपने बेटा ये देखो ये रखा 1 माइक्रोकूलम। फिर उसने कहा 1 मेगावोल्ट, तो 1 मेगावोल्ट की जगह 1 मेगावोल्ट रखा, माइक्रो की जगह माइक्रो की वैल्यू रखी, मेगा की जगह मेगा की वैल्यू रखी। कूलम पर वोल्ट बेटा बराबर हो गया, कूलम पर वोल्ट जो नजर आ रहा था, कूलम पर वोल्ट बराबर हो गया फेराड के। और आपने 10 की पावर -6 को दोनों को सॉल्व करके -12 किया, -12 बराबर है पीको के। और पीको का आंसर, पीको को आप लिखते किससे हो, पी से। तो करेक्ट आंसर आपने निकाल लिया ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 9 के बाद एमसीक्यू नंबर 10। एमसीक्यू नंबर 10 फिर दोबारा वही बात कर रहा है आपसे पोलराइजेशन की। ड्यू टू द पोलराइजेशन द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स इज डैश। तो चले अब मैं ये एमसीक्यू आपको समझा ही देता हूँ ताकि अब आपको ये पोलराइजेशन वाली बात समझ में आ जाए, क्योंकि और मजीद होल्ड कराऊंगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। मैं चले अपनी बात आपको समझाता हूँ कि ये होता क्या है, पोलराइजेशन है क्या। तो पोलराइजेशन तमाम लोग बड़े गौर से समझिएगा।
आपके पास दो कैपेसिटर की प्लेट्स नजर आ रही हैं, एक तरफ चार्ज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और एक तरफ नजर आ रहा है नेगेटिव 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 और नेगेटिव। अच्छा जी सर, इन दोनों के दरम्यान का बेटा डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस है आपके पास डी। आपने इनके दरम्यान में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को लाके रख दिया इस तरीके से, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने प्लेस किया। अब इसको बार बार मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्यों बोल रहा हूँ, मतलब आपके जहन में सवाल आना चाहिए ना, सर आप इसको बार बार आप इसको बोल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलने की वजह क्या है, इसका रीजन क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसको इसलिए बोला जा रहा है कि इसके अंदर जो भी मीडियम मौजूद होता है, इसके दो एंड्स होते हैं। दो एंड्स का मतलब क्या है कि एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देखो लफ्ज खुद बता रहा है, डाई का मतलब अगर मैं बोलूँ ना, तो डाई का मतलब होता है दो, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, मतलब दो चार्ज इसके एंड्स पे मौजूद होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, इसलिए इसको बोलते हो आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जैसे आपने पढ़ा है ना, पी एन जंक्शन डायोड पढ़ा है, डायोड पढ़ा है, तो डाई का मतलब भी होता है दो, और ओडी ओड का मतलब होता है इलेक्ट्रोड, मतलब उसके दो एंड्स होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इसको आप डायोड बोलते हो, दो इलेक्ट्रोड वाला। ऐसे ही यहाँ नजर आ रहा है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब कि उसके एंड्स पे दो चार्ज मौजूद है। आप बोलेंगे चलें सर सही है, आगे बढ़िए। बेटा जैसे ही आप इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इस कैपेसिटर के दरमियान रखते हो, ये जो अंदर आपके पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम नजर आ रहा है, ये अपने आप को ऑर्गन अरेंज करता है। अपने आप को अरेंज करने का मतलब क्या है कि जैसे अभी ये रैंडम नजर आ रहा है ना, ये अपने आप को डेफिनेट पैटर्न में कर लेता है। डेफिनेट पैटर्न में करने के क्या है, इसने अपने आप को घुमाया और बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। स्ट्रेट ऐसे ही किया कि नेगेटिव एक तरफ आ गया, पॉजिटिव एक तरफ आ गया। दूसरा वाला नजर आ रहा है, दूसरा वाले भी अपने आप को रीअरेंज करेगा, दूसरे वाले ने अपने आप को रीअरेंज किया, दूसरे वाले ने रीअरेंज किया, एक तरफ पॉजिटिव आ गया एक तरफ नेगेटिव आ गया। तीसरा वाला नजर आ रहा है, तीसरे वाले ने अपने आप को रीअरेंज किया और तीसरा वाला भी रीअरेंज हो गया, एक तरफ नेगेटिव नजर आ रहा है एक तरफ पॉजिटिव नजर आ रहा है। आप बोलेंगे चलें सर सही, आपकी ये बात भी हम मान लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को जब आपने कैपेसिटर के दरमियान में रखा, तो ये दो एंड से ये दोनों एंड्स आपके पास अरेंज हुए। अब जैसे ही आपने इनको अरेंज किया बेटा, तो अब आप देखो एक तरफ पॉजिटिव नजर आ रहा है एक तरफ नेगेटिव नजर आ रहा है, यस सर, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये तीसरा वाला भी नजर आ रहा है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव नजर आ रहा है। अच्छा सेम ऐसे ही ये राइट पे भी हो रहा है कि एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, और एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव है। यस सर, यही बात हो रही है कि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल, क्योंकि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम अरेंज हो गया तो पॉजिटिव ने वो डाइलेक्ट्रिक की वजह से इस इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। अब आप देखो प्लेट पे पहले जो कैपेसिटर्स नजर आ रहे थे वो ज्यादा नजर आ रहे थे आपको, यानी लेफ्ट साइड पे जो कैपेसिटर्स की तादाद चार्ज की तादाद नजर आ रही थी वो 5 थी पॉजिटिव, लेकिन अब वो 5 से कितने बच गए, 2 बच गए। सेम यही काम बेटा नेगेटिव के साथ भी होगा, नेगेटिव वाला चार्ज गायब हो गया, नेगेटिव वाला चार्ज गायब हो गया, नेगेटिव वाला चार्ज, क्योंकि उसने इफेक्ट उसके इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। अब जब आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस किया तो बात हुई क्या क्या, जरा ये बात को समझना है। जब आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखा तो अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो उसने अपने आप को रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद चार्जेस के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। इस चीज को आप बोलते हो पोलराइजेशन। इस चीज को आप क्या बोल रहे हो, इस चीज को आप बोलो पोलराइजेशन। ड्यू टू, अब लिखा हुआ है ना अल्फाज, देखो अल्फाज लिखे हुए भी हैं, ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइजेशन होने की वजह से। अब आपसे बोल रहा है कि पोलराइजेशन होने की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बात आपको बतानी है। देखो पहले जब डायग्राम मौजूद थी, मुझे डायग्राम दोबारा बनाने पड़ेगी, डायग्राम दोबारा बनाते हैं। यहाँ रफ में बना रहा हूँ ताकि मेरी बात समझ में आ जाए आपको। अब आप देखो आपके पास एक तरफ यहाँ पे 5 पॉजिटिव चार्ज थे और एक तरफ आपके पास 5 यहाँ पे क्या थे, नेगेटिव चार्ज थे। देखो जब 5 पॉजिटिव थे 5 नेगेटिव थे, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की लाइंस थी वो 5 लाइंस बनी हुई होंगी, 1 2 3 4 5। ये जो लाइंस नजर आ रही है ये लाइंस है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, सही ना, ये लाइंस मेरे पास है किसकी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जब आपने बेटा इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस किया, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखने से अब देखो यहाँ तो कोई चार्ज रहा ही नहीं, यहाँ चार्ज नहीं रहा, यहाँ चार्ज नहीं रहा, यहाँ चार्ज नहीं रहा, देखो चार्ज की तादाद कम हो गई। जब चार्ज की तादाद कम होगी तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस की तादाद भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल ऐसी होगा, पहले इलेक्ट्रिक लाइंस 5 नजर आ रही थी लेकिन अब चार्ज ही हमें कितने नजर आ रहे हैं, अब हमें चार्ज 2 नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि इसकी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, यानी कम हो गई है। तो अब आपने बेटा एक बात सीख ली, वो बात क्या सीखी कि कभी भी अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करोगे तो अंदर वाले जो आपके पास बायपोलर जो पार्टिकल मौजूद होते हैं ये अपने आप को अरेंज करते हैं, चार्जेस के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। अब एमसीक्यू में भी आपसे यही कहा हुआ था, एमसीक्यू में आगे पढ़ो बेटा क्या बोल रहा था, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, तो आप आंसर लगाएंगे बेटा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस, ये इसका आंसर होगा। अब मैं इसको की पॉइंट के तौर पे लिख भी देता हूँ कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है बेटा वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। आप बोलेंगे यस सर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। इस फॉर्मूले को जरा जहन में रखना, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। अब आप एक बात का जवाब दो, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को आप कम करोगे तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रिलेशन आपस में नजर आ रहा है डायरेक्ट रिलेशन। यही बात है ना बेटा, दोनों का जो रिलेशन नजर आ रहा है वो रिलेशन कैसा नजर आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन, दोनों न्यूमरेटर न्यूमरेटर में लिखे हुए। यानी अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को रिड्यूस करोगे तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। और जो कैपेसिटेंस का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। बेटा अब अगर आप यहाँ पे वोल्टेज को रिड्यूस करोगे, वोल्टेज को कम करोगे, तो आपकी जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी आपने जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हुई, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होने से वोल्टेज कम हुआ, और वोल्टेज कम होने से जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये मेन की पॉइंट है जो आपको बेटा याद रखने हैं। इस तरह के एमसीक्यू बहुत सारे आएंगे कैपेसिटर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है आपको हो सकता है आपको ये बातों में बहुत मुश्किल बातें लग रही हो, लेकिन ये समझने वाली बात है। अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो आप की पॉइंट के तौर पे इसको याद कर लो कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करोगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होगी, वोल्टेज कम होगा, और जो बढ़ेगी वो चीज क्या है, कैपेसिटेंस है। तो ये एमसीक्यू नंबर 10 था मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 11 पे आता हूँ 10 के बाद में। द कैपेसिटेंस यूनिट ऑफ कन्वीनियंट साइज। बेटा आमतौर पे जो कैपेसिटेंस का यूनिट आप इस्तेमाल करते हो वो होता है माइक्रोफेराड। आपके पास जो कैपेसिटर आ रहे होते हैं वो माइक्रोफेराड के अंदर आते हैं, नॉर्मल जो आप यूनिट इस्तेमाल करते हो कन्वीनियंट साइज का वो माइक्रोफेराड होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा उसका। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर अब आ रहे हैं 12 के ऊपर। कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। तो बेटा अब तो ये बातें तो आपको याद होनी चाहिए, कैपेसिटर को सीरीज पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को कुछ भी याद नहीं होगा, मैं खुद आपको बताऊंगा। कैपेसिटर को सीरीज में किया, कैपेसिटर को पैरेलल में, शायद मेरी बात याद आ जाए बेटा। कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो क्या सेम होता है, तो आप बोलेंगे सर चार्ज सेम होता है। कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो अब तो ये बात याद होनी चाहिए। अब आप देखो बेटा एमसीक्यू में क्या बोल रहा है आपसे, कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, आपने कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया तो सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज सेम होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी न्यूमेरिकली द सेम चार्ज इन ईच प्लेट ऑफ ऑल द कैपेसिटर, यानी सीरीज में क्योंकि चार्ज सेम होता है तो आपके पास सब पे चार्ज सेम रहेगा। ओके, ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 13, थ्री डिफरेंट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। फिर दोबारा देखो आपने अपने कैपेसिटर्स को बेटा सीरीज में कनेक्ट किया, जब सीरीज में कनेक्ट किया तो आप बोलेंगे सर सीरीज में चार्ज कैसा होता है, सेम चार्ज होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दे विल हैव द सेम चार्ज। एमसीक्यू नंबर 13 के बाद मौजूद है एमसीक्यू नंबर 14। एमसीक्यू नंबर 14 में कहा एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी व्हेन सब्जेक्टेड टू पोटेंशियल इज गिवन बाय। तो बेटा ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, फॉर्मूला मेरे पास E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करोगे तो करेक्ट आंसर बेटा हो जाएगा इसका मेरे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी हाफ सी वी स्क्वायर। एमसीक्यू नंबर 15। एमसीक्यू नंबर 15 में आपसे कह रहा है कैपेसिटर ऑफ 50 माइक्रोफेराड, 50 माइक्रोफेराड मतलब सी की वैल्यू दे रहा है 50 माइक्रोफेराड। बेटा माइक्रो हटा के आप लगा देते हो 10 की पावर -6 और ये फेराड में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि वोल्टेज आपको दे रहा है 10 वोल्ट्स, तो ये वोल्टेज की मतलब वी हो गया।
आपने एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई किया, E इज इक्वल टू हाफ CV²। बेटा ये रहा हाफ, C की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 50 एक्सपोनेंशियल -6, V की जगह वोल्टेज है तो वोल्टेज यानी 10 का स्क्वायर करोगे आप। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाहो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, डायरेक्टली करना चाहो डायरेक्टली कर लो। 2 को 50 से कैंसिल करोगे तो ये तो आंसर हो जाएगा 25 एक्सपोनेंशियल -6, और 10 का स्क्वायर करोगे 100। कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.5 एक्सपोनेंशियल -3, और आंसर यूनिट इसका क्या लिख दोगे, यूनिट हो जाएगा इसका जूल, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास 2.5 एक्सपोनेंशियल -3। एमसीक्यू नंबर 15 के बाद एमसीक्यू नंबर 16 नजर आ रहा है मेरे पास। थ्री कैपेसिटर्स ईच ऑफ 1 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आपके पास तीन कैपेसिटर्स हैं, तीनों कैपेसिटर्स को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया इस तरीके से, एक, दो, सही नहीं बना ये सेंटर वाला, और ये हो जाएगा मेरे पास तीन। ये तीन कैपेसिटर थे, तीनों को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया। इसके साथ आपसे बोल रहा है कि मेरे पास एक और कैपेसिटर था, इस कैपेसिटर को आपने बेटा कनेक्ट किया है सीरीज में। अगर अल्फाज पढ़ोगे तो अल्फाज में ये लिखा हुआ है, थ्री कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आपने पैरेलल में कनेक्ट किया टू दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन के बाद चौथा कैपेसिटर, फोर्थ कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफेराड, इसको आपने कनेक्ट किया सीरीज में। अब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। पहले आप इसको बेटा सॉल्व करोगे पैरेलल के अंदर, ये जो नजर आ रहा है ना, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये तीनों के तीनों लगे हुए मेरे पास पैरेलल में। इस पैरेलल वाले को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, पैरेलल का फॉर्मूला है मेरे पास C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बेटा तीनों की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 3 माइक्रोफेराड। तो अब आपने बेटा इस डायग्राम को दोबारा बनाना है। डायग्राम में इन तीन कैपेसिटर्स को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर बनाओगे, और जो रेड वाला बना हुआ है ये रेड वाला अपनी जगह पे ऑल एज इट इज मौजूद रहेगा। ये हो जाएगा मेरे पास 3 माइक्रोफेराड का, और जबकि रेड वाला जो लगा हुआ था ये लगा हुआ था मेरे पास 1 माइक्रोफेराड का। अब ये दोनों बेटा कनेक्ट कैसे हुए हैं, ये दोनों कनेक्ट हुए हैं सीरीज में। तो एक दफा आपने पैरेलल से सॉल्व किया, एक दफा आप सॉल्व करोगे सीरीज में, और सीरीज में फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल से पढ़कर आए हो, C इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख दीजिए, C1 की जगह पे आ जाएगा 3, C2 की जगह पे आ जाएगा 1, और नीचे भी हो जाएगा 3 प्लस 1। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3, नीचे प्लस करोगे हो जाएगा 4, यानी इसकी जो कैपेसिटेंस का आंसर आएगा बेटा वो आंसर आएगा 3/4, और 3/4, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 16 के बाद एमसीक्यू नंबर 17, फॉर अ कैपेसिटर चार्ज पर यूनिट वोल्ट किसके बराबर है। तो बेटा अब तो याद हो जाना चाहिए, चार्ज को लिखते हो आप किससे सर, चार्ज को लिखते हैं Q से, वोल्टेज को लिखते हो V से, चार्ज को वोल्टेज से डिवाइड करते हो तो बराबर होता है C के, और C कहलाती है मेरे पास क्या सर, C कहलाती है कैपेसिटेंस, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। एमसीक्यू नंबर 18, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता भाई, एरिया पे तो डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे करता है, नेचर पे करता है, कि नेचर ऑफ द प्लेट, सॉरी नेचर ऑफ द प्लेट पे नहीं करता, मीडियम ऑफ बिटवीन द प्लेट्स पे करता है। मतलब एरिया पे करता है, डिस्टेंस पे करता है, मीडियम ऑफ बिटवीन द प्लेट्स, लेकिन नेचर ऑफ द प्लेट्स पे नहीं करता, यानी इस पे आपकी जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड नहीं करती, यानी प्लेट्स कोई सी भी मटेरियल की यूज कर लो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एमसीक्यू नंबर 18 था। एमसीक्यू नंबर 18 के बाद एमसीक्यू नंबर 19 और 20 देखते हैं। इफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर डबल, देन द कैपेसिटी विल बी डैश। तो कैपेसिटेंस का पहले तो आप फॉर्मूला लिखोगे, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A अपॉन D, मैंने फॉर्मूला लिखा। उसने कहा आपसे कि एरिया को भी डबल कर दी, यानी जहां A है वहां पे आप रखोगे 2A, और आपने साथ साथ सेपरेशन को भी डबल कर दिया, यानी जहां डी है उस डी की जगह पे आप रखोगे बेटा 2D, क्योंकि आपने एरिया को भी डबल किया है और डिस्टेंस को भी डबल किया है। अब जहां पे आपको ए नजर आ रहा है वहां पे आपने रखा, जहां ए नजर आ रहा वहां 2A रखा, जहां डी नजर आ रहा वहां 2D रख दिया। बेटा जैसी 2 और 2, 2 ऊपर रखा 2 नीचे रखा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। क्या फॉर्मूले में कोई चेंज आया, आप बोलेंगे सर नहीं आया, यानी कैपेसिटेंस वापसी किसके बराबर हो गई, C के बराबर हो गई, यानी कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कैपेसिटेंस उसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन, आप करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, यानी रिमेन द सेम। और लास्ट एमसीक्यू 20, लास्ट एमसीक्यू नहीं और भी एमसीक्यू थे, एमसीक्यू नंबर 20 देखते हैं।
If the area of the plates of a capacitor is double, capacitance will be dash. तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। बेटा अब अगर आप एरिया को डबल करोगे तो कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगी, यानी सबके साथ दोनों के साथ 2 लगाओगे, एरिया को डबल किया तो कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।